नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ रहे होंगे। देखिए, भारत का भूगोल हम पढ़ रहे थे और भारत के भूगोल में हम उत्तर भारत का विशाल मैदान पढ़ रहे हैं। आपको याद होगा, उत्तर भारत के विशाल मैदान को हमने दो भागों में इसका विभाजन किया था। एक ऊर्ध्वाधर विभाजन, एक क्षैतिज विभाजन। ऊर्ध्वाधर विभाजन को अनुदैर्ध्य विभाजन बोलते हैं और क्षैतिज क्षैतिज जो विभाजन है उसको अनुप्रस्थ विभाजन कहते हैं। तो ऊर्ध्वाधर विभाजन में हमने भाबर, तराई, बांगर, खादर, ये सारी चीज हम पढ़ चुके हैं। अनुप्रस्थ विभाजन में हम पढ़ रहे हैं सिंधु का मैदान। तो सिंधु के मैदान में हमने लास्ट वीडियो में कुछ चर्चा की थी। सिंधु के मैदान को भी हमने आगे जाकर के दो भागों में बांटा था, एक राजस्थान का मैदान और एक था पंजाब का मैदान। फिर राजस्थान के मैदान को फिर से दो भागों में बांटा, एक था राजस्थान का बांगड़ क्षेत्र, दूसरा था थार का मरुस्थल। तो बांगड़ क्षेत्र के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं थार के मरुस्थल के बारे में। और जैसे ही थार का मरुस्थल पूरा पढ़ लेंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे पंजाब का मैदान। तो राजस्थान का मैदान कंप्लीट हो जाएगा, पंजाब का मैदान कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से सिंधु का जो मैदान है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। उत्तर भारत के विशाल मैदान को दो भागों में बांटा। ठीक है, ये सारी चीज हम पढ़ चुके हैं और सिंधु का मैदान अभी हम पढ़ रहे हैं। फिर सिंधु के मैदान को दो भागों में बांटा, राजस्थान के मैदान को फिर आगे जाकर के दो भागों में बांटा। तो ये हम पढ़ चुके हैं और यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, हेडिंग लगानी है आपको। आज की हेडिंग है थार का मरुस्थल। थार के मरुस्थल का विस्तार देखेंगे। तो विस्तार कहाँ पर है? देखिए, ये जो पर्वतमाला है ये है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में है बांगड़ क्षेत्र, राजस्थान का, जिसको बांगड़ क्षेत्र बोलते हैं। फिर उसके भी पश्चिम में है थार का मरुस्थल। तो विस्तार अगर पूछा जाए कि थार का मरुस्थल का विस्तार कहाँ पर है, तो आप सिंपली ऐसे बता सकते हैं कि पाकिस्तान की सीमा के सहारे जो मरुस्थल पाया जाता है उसको थार का मरुस्थल बोलते हैं राजस्थान में। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि बांगड़ क्षेत्र के पश्चिम में और पाकिस्तान की सीमा के बीच में जो मरुस्थल है उसको थार का मरुस्थल बोल सकते हैं। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं कि राजस्थान का जो बांगड़ क्षेत्र है उसमें जो वर्षा होती है, औसत वर्षा 50 सेंटीमीटर होती है। और जैसे जैसे आप पश्चिम की तरफ जाएंगे ये वर्षा और कम होती जाएगी, 50, 45, 40, 35 इस प्रकार से कम होती जाती है। ठीक है, तो पश्चिमी राजस्थान का एक ऐसा क्षेत्र जहां पर वर्षा 40 सेंटीमीटर से कम होती है, तो उस पूरे क्षेत्र को थार के मरुस्थल के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है या फिर थार के मरुस्थल के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो थार के मरुस्थल का विस्तार 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पश्चिम में पाकिस्तान की सीमा तक इसका विस्तार पाया जाता है। सिंपल भाषा में ऐसे भी बोल सकते हैं कि बांगड़ क्षेत्र के पश्चिम में पाकिस्तान की सीमा के बीच में जो क्षेत्र है उसको हम थार का मरुस्थल बोलते हैं। थार के मरुस्थल का ज्यादातर विस्तार आप देखेंगे जैसलमेर, बाड़मेर वाले क्षेत्र पे है। ठीक है, ये शुष्क क्षेत्र है। शुष्क क्षेत्र क्यों है? क्योंकि यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, 40 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तो वर्षा बहुत कम होने के वजह से ये पूरा शुष्क क्षेत्र है। जिस वजह से यहाँ पर जो वनस्पति डेवलप हुई है थार के मरुस्थल में, तो आप देखेंगे कि उनकी जड़ें बहुत ज़्यादा लंबी हैं, तने बहुत ज़्यादा मोटे हैं। ठीक है, कांटेदार वनस्पतियां हैं, पत्तियां छोटी छोटी हैं। तो ऐसी वनस्पति को जीरोफाइट वनस्पति बोलते हैं। तो जीरोफाइट वनस्पति इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो जीरोफाइट जो वनस्पति है उसके एग्जाम्पल आप देखेंगे तो खेजड़ी का जो पेड़ है, ठीक है, खैर है, बेर है, तो ये क्या है? जीरोफाइट वनस्पति के उदाहरण है। एक फैक्ट है कि थार के मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर को कहा जाता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जोधपुर के आप पश्चिम में जाएंगे तो जोधपुर के बाद में, जोधपुर से जैसे ही आप आगे निकलेंगे तो थार का मरुस्थल स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए जोधपुर को थार के मरुस्थल का प्रवेश द्वार बोला गया है। तो थार के मरुस्थल के बारे में 4 पॉइंट याद रहेंगे। वर्षा बहुत कम होती है जिसके कारण ये शुष्क क्षेत्र है। इसका विस्तार कहाँ पर पाया जाता है? और थार के मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर को बोला जाता है। थार के मरुस्थल के बारे में और विशेषता अगर जाननी हो तो ये आपको याद रखना है कि थार का जो मरुस्थल है वो दुनिया का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है।
दुनिया का 17वां, यानी कि इससे बड़े 16 मरुस्थल और हैं। ठीक है, थार के मरुस्थल से बड़े 16 मरुस्थल और है, 16 रेगिस्तान और हैं। इसका क्रम में 17वां नंबर आता है। थार का मरुस्थल उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान है, यानी कि गर्म क्षेत्र में है। अच्छा, ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहाँ पर पाया जाता है? तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ये जो वाला क्षेत्र है, यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से इसको उष्ण क्षेत्र कहा जाता है। चूंकि ये जो डिवीजन टेम्परेचर के आधार पर किया गया है, तो जब किसी भूखंड का डिवीजन हम टेम्परेचर के आधार पर करते हैं तो एक शब्द यूज में लेते हैं, कटिबंध। तो कटिबंध अपने आप में ये दर्शाता है कि डिवीजन किया जा रहा है किसी भूभाग का, किसी स्थल का तापमान के आधार पर। ठीक, तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में थार का मरुस्थल अवस्थित है, इसलिए इसको उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान कहा जाता है। इसको गर्म रेगिस्तान भी कहा जाता है। ये क्या है? गर्म रेगिस्तान है। यहाँ पर जीरोफाइट वनस्पति पाई जाती है, चूंकि अभी हम देख चुके हैं। जीरोफाइट वनस्पति कांटेदार होती है, जड़ें लंबी होती है, तना मोटा होता है, मोटी मोटी छाल होती है, छोटे छोटे पत्ते होते हैं और खुरदरी पत्तियां होती हैं ताकि वो नमी को अवशोषित कर सके। जैसे बबूल का पेड़ है, खैर है, खिजड़ी है। तो ये इसके उदाहरण आपको थोड़े से याद रखने हैं। थार के मरुस्थल में कुछ पक्षी भी पाए जाते हैं, जैसे गिद्ध, बटेर, तीतर। एक इंपॉर्टेंट है गोडावन। तो गोडावन को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, गोडावन के बारे में ना पूछ करके सीधा पूछ लिएगा कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो राजस्थान का जो रेगिस्तान वाला जो क्षेत्र है वहां पर पाया जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसको गोडावन बोलते हैं। और ये वही गोडावन है जिसको राजस्थान का राजकीय पक्षी घोषित किया गया है। राजकीय पक्षी देखने में कुछ इस प्रकार का दिखेगा, ये बगुले जैसा होता है। जानवरों की बात करें तो यहाँ पर जंगली गधा, लोमड़ी, ऊंट, चिंकारा, तो इस प्रकार के यहाँ पर जानवर पाए जाते हैं। तो जो चिंकारा है वो हिरण टाइप का यहाँ पर दिखेगा। तो चिंकारा को राजस्थान का राजकीय पशु घोषित किया गया है। तो अगर किसी एग्जाम में पूछ ले, स्टेट लेवल के एग्जाम में अगर पूछा जाए कि राजस्थान का राजकीय पशु कौन सा है, तो चिंकारा, राजकीय पक्षी गोडावन। गोडावन का ही दूसरा नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पर लोग हैं वो ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पक्षी और जानवर आपको याद रहेंगे, वनस्पति कैसी पाई जाती है वो आपको याद रहेगी। राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है वो क्रम में 17वां आता है पूरी दुनिया में, यानी कि इससे बड़े 16 मरुस्थल और हैं। थार के मरुस्थल की अगर बात करें तो यहाँ पर विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला रेगिस्तान है ये। थार के मरुस्थल से बड़े रेगिस्तानों की बात करें तो 16 रेगिस्तान है। 17वें पे थार का मरुस्थल आता है, तो उससे छोटे भी बहुत सारे हैं। तो अगर दुनिया में जितने भी रेगिस्तान पाए जाते हैं, सभी की अगर बात की जाए कि कहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं, तो थार के मरुस्थल में ज़्यादा लोग वहाँ पर निवास करते हैं। तो विश्व का सबसे अधिक सघन जनसंख्या घनत्व वाला जो मरुस्थल है वो थार का रेगिस्तान ही है। यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर 83 लोग निवास करते हैं, 83 लोग यहाँ पर रहते हैं, जो कि पूरे विश्व में रेगिस्तान की दृष्टि से सबसे ज्यादा है। एक विशेषता यह भी है कि भारत का सर्वाधिक ऊन उत्पादक क्षेत्र थार का रेगिस्तान ही है, क्योंकि यहाँ पर भेड़ बकरियों का पालन किया जाता है और उन्हीं भेड़ों से ऊन का उत्पादन किया जाता है। तो भारत में सबसे ज्यादा ऊन का उत्पादन थार के रेगिस्तान से होता है। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की अधिकतम यहाँ पर संभावना है। ठीक है, और सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा क्या है? ये भविष्य की ऊर्जाएं हैं। जब थर्मल पावर प्लांट बंद हो जाएंगे तो उस समय जो ऊर्जा उत्पादित की जाएगी वो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा से ही उत्पादित की जाएगी। हालांकि अभी भी की जा रही है, लेकिन बड़े लेवल पर अभी यहाँ पर पावर प्लांट नहीं लगाए गए हैं। तो भविष्य में बहुत बड़े बड़े यहाँ पर सौर प्लांट लगाए जा सकते हैं, पवन ऊर्जा यहाँ पर स्थापित की जा सकती है। ठीक है, तो सौर एवं पवन ऊर्जा की यहाँ पर अत्यधिक संभावना भूगोलवेत्ता ऐसा मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तो धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है और दूसरी चीज़ कि बहुत ज़्यादा पहाड़ियाँ भी नहीं है। पश्चिम राजस्थान में जाएंगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पहाड़ियाँ नहीं है। अरावली जो पर्वतमाला है वो पूर्वी राजस्थान से ही निकल जाती है आगे। तो पश्चिमी राजस्थान में
पहाड़ियाँ नहीं है, तो इसलिए जो हवाएं चलती है वो भी तेज गति से चलती हैं। हालांकि वो धूल भरी होती हैं, लेकिन तेज गति से चलती हैं। तो धूल भरी आंधियों का पवन ऊर्जा से कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है। थार के रेगिस्तान में पवनों के साथ विस्थापित होते हुए कुछ टीले भी पाए जाते हैं। यानी कि कुछ ऐसे टीले हैं जो हवा के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो उनको धरियन कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि धरियन क्या है, तो विस्थापित होने वाले टीले धरियन कहलाते हैं। थार के रेगिस्तान में कुछ सूखी नदी घाटियां भी हैं। ठीक है, बहुत पहले यहाँ पर कोई नदी प्रवाहित तो हो रही होगी, लेकिन वर्तमान में वो सूख चुकी है पूरी। तो ऐसी सूखी नदी घाटियों को धोरो कहा जाता है। धोरा होता है ना, धोरो। तो सूखी नदी घाटियां, धोरो। अगर एग्जाम में पूछ ले कि धोरो क्या है, तो सूखी नदी घाटियां धोरो है। धांड, सूखी झीलों को यहाँ पर धांड बोलते हैं। तो दरियन, धोरो और धांड है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दरियन विस्थापित होने वाले टीले, धोरो सूखी नदियां, धांड सूखी झील। ठीक है। तो थार के रेगिस्तान के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो हमने यहाँ पर पढ़ ली है। वनस्पति देख ली, जीव जंतु यहाँ पर देख लिए हैं। ठीक है, अन्य विशेषताएं जो थी वो हमने यहाँ पर देख ली हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि थार के रेगिस्तान का या थार के मरुस्थल का हमारे जीवन में महत्व क्या है। तो महत्व ये है कि थार का जो मरुस्थल है, एक तो गर्म मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है? गर्म, यानी कि उष्ण मरुस्थल है। तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका मतलब वायुदाब कम होगा, क्योंकि तापमान और दाब में वित्त कर्मानुपाती संबंध होता है। जहां तापमान ज्यादा होगा वहां पर वायुदाब कम होगा। तो यहाँ पर वायुदाब कम है। वायुदाब कम है, इसका मतलब ये हुआ कि ये दूसरे क्षेत्रों से वायु को आकर्षित करेगा। यानी कि जहां पर वायु ज्यादा है, जहां पर वायुदाब ज्यादा है, तो उन क्षेत्रों से ये वायु को अपनी ओर आकर्षित करेगा। जब भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है, जून जुलाई अगस्त माह में, ठीक है, तो उस समय हिंद महासागर पर हाई प्रेशर की जो बेल्ट है वो निर्मित होती है। तो वहां पर वायुदाब ज्यादा होता है। तो जो पवने हैं वो राजस्थान की तरफ तेज गति से प्रवाहित होती हैं। चूंकि राजस्थान में थार के रेगिस्तान में लो प्रेशर वहां पर उस समय विकसित रहा होता है। ठीक है, तो हवाएं जो होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। तो इस वजह से जो थार का रेगिस्तान है, थार का मरुस्थल है, वो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिसकी वजह से वर्षा हुई होती है भारत में। तो ये एक प्लस पॉइंट है थार के रेगिस्तान का। ये एक महत्व है हमारे जीवन में कि दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों को अपनी तरफ आकर्षित करता है और भारत में उनको लाने के लिए मजबूर कर देता है। हालांकि और भी बहुत सारे कारक उत्तरदायी हैं, लेकिन उनमें एक कारक ये भी है। अच्छा, थार के जो मरुस्थल है उसका सुरक्षात्मक महत्व भी है। वो कैसे है कि पाकिस्तान से जो आतंकवादी हैं वो थार के मरुस्थल के रास्ते भारत में प्रवेश नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो इसलिए क्योंकि एक तो गर्म क्षेत्र है, दूसरा यहाँ पर ये शुष्क क्षेत्र है, पानी नहीं है पीने के लिए। तीसरी चीज़ है यहाँ पर सड़क जैसी कोई अवसंरचना भी नहीं है, तो आने जाने के लिए रास्ता भी नहीं है। रेतीले टीले हैं, तो उनमें सिर्फ पैदल चला जा सकता है, कोई गाड़ी वगैरह से आप नहीं जा सकते। तो इस वजह से जो आतंकवादी हैं वो थार के मरुस्थल से बहुत कम, रेयर ऐसा होता है कि कभी कई सालों में अगर एक दो आतंकवादी घुस गया हो, सामान्यतः नहीं घुस पाते हैं क्योंकि उनके जीवन का यहाँ पर खतरा रहता है। तो सुरक्षात्मक महत्व की दृष्टि से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा यह है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं। पूरे राजस्थान की बात करें, पूरे भारत की अगर बात करें, तो भारत में अगर राज्यों की बात की जाए तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। इसीलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। और थार के मरुस्थल में बाड़मेर से जैसलमेर के बीच में पेट्रोलियम के निक्षेप पाए जाते हैं। बीकानेर में आप देखेंगे तो यहाँ से लिग्नाइट कोयला निकाला जाता है। तो थार का जो रेगिस्तान है, थार का जो मरुस्थल है, वो पेट्रोलियम, कोयले जैसे इंपॉर्टेंट खनिजों का भी एक भंडारण यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, तो खनिजों की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल पूरे राजस्थान की बात करें, बांगड़ क्षेत्र की या थार के मरुस्थल की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, जैसे अब्रक। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा अब्रक कहाँ पर पाया जाता है? भीलवाड़ा में।
राजस्थान में सबसे ज़्यादा अदरक भीलवाड़ा में पाया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा अदरक की बात करें तो आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, वहाँ से इसका उत्पादन भी किया जाता है। तो पूरे भारत में अदरक का सबसे ज़्यादा उत्पादन आंध्र प्रदेश में किया जाता है, लेकिन दूसरे स्थान पर नाम आता है राजस्थान का। तो अदरक का उत्पादन करने वाले राज्यों में राजस्थान दूसरे नंबर पर है। तो अदरक यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट खनिज है। पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में भारत में सबसे ज्यादा अदरक का उत्पादन किया जाता है। तो अदरक उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जिप्सम की बात करें तो भारत का 90% जिप्सम केवल और केवल राजस्थान में पाया जाता है, और उसका भी सबसे ज्यादा जो भंडार है वो नागौर जिले में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन नोट करके आपको ये याद रखना है कि जिप्सम की सबसे बड़ी जो खान है वो बीकानेर में है। भंडारण कहाँ पर पाया जाता है? नागौर में। ऐसा नहीं है कि नागौर से जिप्सम नहीं निकाला जाता है, नागौर से भी जिप्सम निकाला जाता है, लेकिन बीकानेर से ज्यादा निकाला जाता है। बीकानेर में जिप्सम निकालने की सबसे बड़ी खान है। तो जिप्सम की सबसे बड़ी खान बीकानेर, सर्वाधिक भंडार नागौर में। और पूरे भारत में अगर बात करें तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा जिप्सम राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, 90%। अगला इंपॉर्टेंट खनिज है संगमरमर। तो संगमरमर की बात करें तो जो संगमरमर है इसका सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो राज्य है पूरे भारत में वो राजस्थान ही है। यानी कि राजस्थान से सबसे ज्यादा संगमरमर का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, सिंपल भाषा में बोले तो मार्बल का यहाँ पर सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। राजस्थान में भी सबसे ज्यादा उत्पादन राजसमंद से होता है। ठीक, छोटे छोटे फैक्ट है, समझने लायक कुछ नहीं, छोटे छोटे फैक्ट है, याद रखने पड़ेंगे आपको। राजस्थान में सबसे ज्यादा मार्बल का उत्पादन राजसमंद से। लेकिन सर्वश्रेष्ठ संगमरमर की बात करें तो सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ संगमरमर मकराना से निकाला जाता है। सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला राजसमंद, लेकिन सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ मार्बल कहाँ से निकाला जाता है? तो मकराना से निकाला जाता है। और पूरे भारत में सबसे ज्यादा मार्बल कहाँ से उत्पादित किया जाता है? तो राजस्थान से। तो मार्बल उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है, जिप्सम उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है, अब्रक उत्पादन में राजस्थान सेकंड स्थान पर है। नेक्स्ट बात करें मैग्नीज की, तो राजस्थान में सर्वाधिक मैग्नीज के भंडार बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। राजस्थान से तांबा भी निकाला जाता है। खेतड़ी के जो महत्वपूर्ण खाने हैं जहाँ से तांबा निकाला जाता है। ठीक है, तो एमपी के बाद में सबसे ज्यादा जो तांबा निकाला जाता है वो राजस्थान से निकाला जाता है। सीसा जस्ता की बात करें तो सीसा जस्ता यहाँ से निकाला जाता है, और पूरे भारत में सबसे ज्यादा सीसा जस्ता राजस्थान में ही पाया जाता है। तो भारत में सीसा सीसा जस्ता के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। सर्वाधिक भंडार राजस्थान में भी सबसे ज्यादा सीसा जस्ता कहाँ पर है? उदयपुर में। ठीक, चांदी उदयपुर और भीलवाड़ा से निकाली जाती है। तो इस प्रकार से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो खनिज है वो सारे राजस्थान में पाए जाते हैं, इसीलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। ठीक है, अगर आप सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो जो जैसे किसी खनिज में राजस्थान का प्रथम स्थान है तो वो तो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वो सेंट्रल लेवल का जीके भी बन जाता है। लेकिन स्टेट लेवल की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी कि कौन सा खनिज कहाँ पर निकाला जाता है, राजस्थान में भी कहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, तो थार का मरुस्थल हमारा कंप्लीट हुआ, और कल वाले वीडियो में हम राजस्थान का बांगड़ क्षेत्र पूरा पढ़ चुके हैं। तो बांगड़ क्षेत्र और थार का मरुस्थल कंप्लीट होने के बाद में राजस्थान का जो मैदान है वो पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं और पंजाब का मैदान देख लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी पंजाब का मैदान। तो पंजाब का मैदान कहाँ पर पाया जाता है? पंजाब में पाया जाता है। राजस्थान का मैदान राजस्थान में, पंजाब का मैदान पंजाब में, क्योंकि उन राज्यों के नाम पर इनका नामकरण किया गया। पंजाब के मैदान का निर्माण नदियों द्वारा किया गया है, तो ये नदी मैदान है। जबकि राजस्थान के मैदान की अगर बात करें तो राजस्थान का जो मैदान है, हालांकि उसमें बहुत सारे कारक उत्तरदायी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो राजस्थान के मैदान का उद्भव माना जाता है तो वो माना जाता है कि सागर से उमजन के कारण एक भूखंड था जो पहले सागर में समाहित था। ठीक है, जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो जो टेथी सागर के जो अवसाद थे जो पहले सागर में विलीन थे वो धीरे धीरे ऊपर आ गए,
और ऊपर आने के बाद में एक पूरा क्षेत्र निर्मित हो गया, जो कि वर्तमान में राजस्थान का मैदान कहलाता है। तो राजस्थान के मैदान का निर्माण कैसे होता है? सागर से स्थल खंड के उमजन से। सागर से स्थल खंड के उमजन से, याद रखना है। पढ़ रहे थे अपन पंजाब मैदान। तो पंजाब मैदान की सागर के तल से ऊंचाई की अगर बात करें, तो पंजाब मैदान की सागर के तल से ऊंचाई है 200 या 300 मीटर। केवल और केवल 200-300 मीटर यहाँ की सागर स्तर से ऊंचाई है। ठीक है, तो देखिए, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पंजाब के मैदान में जो भूजल स्तर है वो बहुत ऊपर है। आसानी से यहाँ पर पानी उपलब्ध हो जाता है। थोड़ा सा आप खुदाई करेंगे 200-300 मीटर, तो नीचे से पानी निकल करके आ जाएगा, क्योंकि जल स्तर बहुत ज़्यादा ऊपर है। जो पंजाब का मैदान है, यहाँ पर आप लोकेशन आप देख सकते हैं। तो पंजाब का मैदान और जो यमुना गंगा मैदान है, उसके बीच में यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं दिल्ली रिज, या दिल्ली की पर्वत श्रेणी, या दिल्ली की पर्वतमाला, या दिल्ली रिज, आपको इसको इसको कह सकते हैं। तो दिल्ली रिज जो होती है, ये अरावली का ही विस्तारित रूप है। ये अरावली की ही पहाड़ियाँ हैं। इनको दिल्ली में दिल्ली रिज के नाम से जाना जाता है। सिंपल सी चीजें हैं। तो दिल्ली रिज द्वारा ये गंगा के मैदान से अलग होता है पंजाब का मैदान। तो अगर भविष्य में कोई एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, या कोई ऐसा स्टेटमेंट सेट किया जाए कि पंजाब के मैदान और गंगा के मैदान को अलग करने वाली जो विभाजक रेखा है वो कौन सी है, तो दिल्ली रिज है या अरावली पर्वतमाला है। ठीक है। राजस्थान के पंजाब के मैदान में रेत के कुछ छोटे छोटे टीले भी आपको देखने को मिलेंगे, जिसका निर्माण पहले कभी नदियों ने किया था। तो इन छोटे छोटे रेत के टीलों को दहिया कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और कुछ छोटे छोटे गड्ढे भी देखने को मिलेंगे, इनका निर्माण भी बहुत पहले नदियों ने किया था। इनको चो कहा जाता है। तो चो क्या होते हैं? गड्ढे होते हैं। और दहिया क्या होते हैं? रेत के टीले होते हैं। ठीक है। ठीक, ऐसा ही कॉन्सेप्ट हमने डेल्टाई क्षेत्रों में पढ़ा था, ये आपको याद होगा कि डेल्टाई क्षेत्रों में जो उच्च भूमि होती है उसको चार्स कहा जाता है, और जो निम्न भूमि होती है उसको बिल्स कहा जाता है, या दलदली भूमि को बिल्स कहा जाता है। तो निम्न भूमि बिल्स और उच्च भूमि चार्स है। यहाँ पर टीले, टीले मतलब उच्च भूमि है। तो टीले को यहाँ पर पंजाब के मैदान में दहिया बोला जाता है, और गड्ढों को मतलब चो कहा जाता है। ठीक। तो दहिया और चो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? पंजाब के मैदान में पाए जाते हैं। सीधे सीधे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दहिया क्या है, चो क्या है, इनका संबंध क्या है, इनसे तात्पर्य क्या है। तो घुमा फिरा करके सारी चीजें वही है, लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है बस। पंजाब का मैदान बहुत ज्यादा उपजाऊ है, तो ये एक प्रकार का खादर मैदान है। खादर मैदान को हम क्या बोलते हैं? बेट भूमि भी बोलते हैं। खादर मैदान का ही दूसरा नाम है बेट भूमि। तो खादर मैदान कैसे होते हैं? उपजाऊ होते हैं। चूंकि हम सभी जानते हैं कि पंजाब में चावल का उत्पादन होता है, गेहूं का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है यहाँ पर। तो भूमि उपजाऊ है, इसीलिए तो वहां पर चावल और गेहूं का उत्पादन होता है। ठीक है, तो मैदान कैसा है? खादर है। अब यहाँ पर कृषि कार्य बहुत ज़्यादा किया जाता है, तो इस वजह से पंजाब के मैदान में कुछ सीमाएं उभर करके आई हैं। वो सीमाएं हैं कि यहाँ पर शुष्कता धीरे धीरे उभर रही है। अब शुष्कता का तात्पर्य ये नहीं है कि हमने जो थार के मरुस्थल में देखी थी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा कम होती है। तो थार के मरुस्थल में शुष्कता का तात्पर्य दूसरा था, यहाँ पर शुष्कता का तात्पर्य थोड़ा सा अलग है। वो कैसे? देखिए, पंजाब के मैदान में जो पानी है वो 200 या 300 मीटर के नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। थोड़ी सी आप खुदाई करेंगे तो 200-300 मीटर पर भूमिगत पानी आ जाता है। ठीक है। लेकिन वर्तमान में धीरे धीरे क्या हो रहा है? नीचे जा रहा है, जल स्तर थोड़ा सा कम होता जा रहा है। अब आप खुदाई करेंगे तो 400-500 मीटर पर ये पानी देखने को मिलेगा। तो धीरे धीरे पानी की कमी होती जा रही है, तो शुष्कता में वृद्धि हो रही है। पानी की कमी मतलब शुष्कता में थोड़ी थोड़ी वृद्धि हो रही है। खराब जल निकासी यहाँ पर पाई जाती है, क्योंकि पूरा क्षेत्र समतल है। एक तरफ ढाल नहीं है, पूरा क्षेत्र समतल है। तो नदियों में यहाँ पर थोड़ी सी भी बाढ़ आती है तो चारों तरफ खेतों खेतों में पानी ही पानी हो जाता है, वो निकल नहीं पाता है। तो यहाँ पर खराब जल निकासी पाई जाती है। चूंकि यहाँ पर कृषि कार्य ज्यादा किया जाता है, और कृषि कार्य करने के लिए
अधिक उर्वरक का उपयोग किया जाता है। तो ज़्यादा उर्वरक के उपयोग के कारण है पंजाब की जो भूमि है वो धीरे धीरे बंजर होती जा रही है। आज से 10 साल पहले 15 साल पहले की बात करें तो 10 साल पहले 15 साल पहले जितना उत्पादन होता था उतना आज नहीं होता है, और जितना आज हो रहा है उतना 10 साल बाद में नहीं होगा। तो भूमि की जो उत्पादकता वो कम हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि एक तो शुष्कता आ रही है, दूसरी चीज यहाँ पर उर्वरकों का ज्यादा प्रयोग किया जाता है, जिस वजह से भी भूमि धीरे धीरे बंजर होती जा रही है। तो ये पंजाब के मैदान की कुछ सीमाएं हैं जो हाल ही के समय में कुछ दशकों से उभर करके आ रही हैं। तो पंजाब का मैदान बहुत बड़ा नहीं है और इसके बारे में हमको बहुत सारी चीज़ें जाननी भी नहीं है, क्योंकि पूरा समतल है तो यहाँ पर कोई इत्तला करती तो है ही नहीं। खेती कार्य ज़्यादा होता है, तो जब हम भारत की फसल पढ़ेंगे, भारत की कृषि कार्य पढ़ेंगे, तो उस समय देखेंगे कि कहाँ पर किस चीज़ का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है और उसके लिए उत्तरदायी कारक क्या है। ठीक है, तो कृषि के बारे में हम कृषि वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। और चूंकि भूमि समतल है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पढ़ने लायक चीज़ें नहीं है। यहाँ पर नदियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं, तो नदियों को डिटेल से हम नदियों वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन नदियों के बीच में जो स्थल है, जो भूखंड है, उसको यहाँ पर एक प्रॉपर नाम दिया गया है। वो नाम इंपॉर्टेंट है और वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। नाम से पता चलता है पंजाब है। पंज मतलब पांच, आब मतलब नदी। यहाँ पर 5 नदियों का ये स्थान है, इसलिए इसको पंजाब कहा जाता है। और इन 5 नदियों के बीच का जो क्षेत्र है, इनको दोआब कहा जाता है। 2 नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब कहलाता है। दो आब है, नाम से पता चलता है दो आब, 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। तो 5 नदियां हैं तो 5 दोआब भी हैं। ये 5 दोआबों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। पहला दोआब है बिस्ट दोआब है। बिस्ट, BI से हम लेंगे ब्यास नदी। ब्यास या बोल दो या व्यास बोल दो, एक ही बात है। ST से लेंगे सतलज नदी। तो सतलज और व्यास नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो बिस्ट दोआब कहलाता है। लोकेशन आप यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या कहलाएगा? बिस्ट दोआब कहलाएगा। ठीक है, अगला दोआब है बारी दोआब। BA से हम लेंगे ब्यास नदी और RI से हम लेंगे रावी नदी। तो ब्यास और रावी के बीच का क्षेत्र बारी दोआब कहलाता है। सिंपल सिंपल चीजें हैं, थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। बहुत बड़ी चीजें नहीं है, बहुत बड़े कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, नाम में ही आंसर छपा हुआ है। तो बारी दोआब, व्यास और रावी नदी के बीच का क्षेत्र बारी दोआब कहलाता है। लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो ब्लू कलर आपको दिख रहा है ये पूरा क्या है? बारी दोआब है। अगला है तीसरा रचना दोआब। तो RA से रावी नदी लेंगे और CHANA से, चना से मतलब चेनाब नदी। तो रावी और चेनाब के बीच का जो क्षेत्र है वो रचना दोआब कहलाता है। लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, रचना दोआब। ठीक है, नीचे की तरफ रावी नदी है और ऊपर की तरफ चेनाब नदी है। इन दोनों के बीच का क्षेत्र रचना दोआब कहलाता है। फिर इसे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, चेनाब के ऊपर यहाँ पर एक नदी है झेलम नदी। तो झेलम और चेनाब के बीच में ये वाला जो क्षेत्र है ये कहलाता है चेज दोआब है। CHE मतलब चेनाब नदी और जे से लेंगे झेलम नदी। तो चेज दोआब किन दो नदियों के बीच में है? चेनाब और झेलम के बीच में चेज दोआब है। तो ये जो 4 दोआब हैं ये तो आपको इजीली याद हो जाएंगे, नदियों के नाम से आप याद हो जाएंगे। थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे तो आप इनको जिंदगी में नहीं कभी भूल पाएंगे। एक दोआब पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं सिंध सागर दोआब है। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्योंकि यहाँ से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, इसमें भी आप नाम से याद रख सकते हैं, इसमें क्योंकि सिंध आ रहा है तो सिंध मतलब सिंधु नदी के आसपास ही होगा। तो सिंधु और झेलम के बीच का जो दोआब है इसको हम बोलते हैं सिंध सागर दोआब है। सिंधु और झेलम के बीच के दोआब को क्या बोलते हैं? सिंध सागर दोआब। तो झेलम नदी ये है, ये क्या है? झेलम नदी है। और इधर ऊपर की तरफ है सिंधु नदी। इनके बीच में ये जो येलो कलर का जो दोआब आपको दिख रहा है ये पूरा सिंध सागर दोआब कहलाता है। तो पंजाब में 5 दोआब हैं। पंजाब में 5 नदियां हैं, 5 दोआब हैं। ये पांचों दोआब आपको पता होना चाहिए।
नदियाँ पता होना चाहिए, नदियों का क्रम पता होना चाहिए, हालांकि अभी हमने नदियाँ नहीं पढ़ी है, तो नदियों वाले चैप्टर में हम नदियों को डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, कौन सी नदी किस में मिलने के बाद क्या कहलाती है, कहाँ पर मिलती है, वो सारी चीज़ हम वहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। कौन सी नदी पर किस बांध का निर्माण किया गया है, कौन सी परियोजना वहाँ पर शुरू की गई है, कब परियोजना शुरू की गई थी, उसके उद्देश्य क्या है, वो सारी चीज़ें हम एक एक करके वहाँ पर पढ़ेंगे, लेकिन नदी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, सारी चीज़ हम यहाँ पर पढ़ने बैठ जाएंगे तो फिर ये जो वीडियो है बहुत 2-3 घंटे लंबा हो जाएगा, तो इतना बड़ा हम नहीं करेंगे। हमारा उद्देश्य है कि हम आधे घंटे के अंदर आधे आधे घंटे एक दिन में पढ़ाई करते चलेंगे। ठीक है। तो लगभग 30 मिनट हो चुके हैं, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही है। पंजाब मैदान के बारे में आपको दुआ भी याद रखने, कुछ एक दो इस्तेलाह करती हैं, जैसे चो क्या है, दहिया क्या है, वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है। पंजाब मैदान की कुछ सीमाएं हैं, वो सीमाएं आपको ध्यान में रखनी है। तो इस प्रकार से हम पंजाब का मैदान पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, राजस्थान का मैदान पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, और राजस्थान में बांगड़ प्रदेश हम पढ़ चुके हैं, थार का मरुस्थल पूरा पढ़ चुके हैं। तो हमारा सिंधु का मैदान यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो सिंधु के मैदान में हमको दो चीज़ें पढ़नी थी और वो दोनों चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो अनुप्रस्थ विभाजन में हमने पहला जो विभाजन है वो सिंधु मैदान है, वो हमने पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में गंगा नदी के मैदान के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।